ना बाबू। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो हम तो पढ़ा रहे थे प्राचीन काल का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में। तो होमोसेपियंस जब धरती पर आए और उनके काल को कहा गया कि 250,000 वर्ष पहले आने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ तो होमोसेपियंस के लोगों ने भी प्रारंभिक दौर में प्रौद्योगिकी का काम शुरू किए। यानी विज्ञान के क्षेत्रों में धीरे धीरे जो उनसे मानसिकता में आई और उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से सभ्यताओं के उदय से पहले विश्व के मानव ने और समान गति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक शुरुआती दौर को उन्होंने पूरा किया है। पत्थर के औजारों का निर्माण करना। इस समय जैसे जैसे उनका मानव का विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ज्ञान उनको मिल रहा है, वैसे वैसे इन लोगों ने अपने चीजों का निर्माण कर, जैसे पत्थर के औजारों का निर्माण करना शुरू किए। आग की खोज कर लिए। पत्थर को रगड़ देने से चिंगारियां जो निकली उससे आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल का यह समय था। पशुपालन करने लगे, पेड़ पौधों को रोपने लगे, कृषि के लिए नुकीला पत्थरों के धातु से नुकीला चीज बनाकर मिट्टी खोदने लगे। धातु के प्रयोग के रूप में पाषाण काल में यही देखा गया कि पत्थरों का प्रयोग उन लोगों ने किया और धीरे धीरे विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में आगे बढ़ते गए। पूर्व पाषाण काल तो नहीं, लेकिन नवीन पाषाण काल तक आते आते केवल पत्थरों, लकड़ियों और पशुओं के कठोर हड्डियों का, पशु के जो कठोर हड्डी होते थे उससे उन लोगों ने औजार हथियार बनाया, सामग्री बनाया, तकनीक का विकास किया। जैसा कि जीन सेवोलोन का कहना है, हाथ से काम करने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु को औजार कहा जाता है। जो हाथ से मनुष्य बना लिया वही उनका औजार के रूप में हुआ। औजार का प्रयोग इत्यादि मानव शिकार करने, चमड़ा उतारने, पेड़ों की छालों को उतारने, कठोर वन्य उत्पाद को तोड़ने, उसे छीलने, पीसने इत्यादि का काम शुरू हुआ। पृथ्वी पर मानव 2 से 6 मिलियन वर्ष पर पहले आए और यहाँ निम्न पाषाण काल में कहा गया कि मानव सीधे खड़ा होकर के जो काम करने लगे, ये अफ्रीका के इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, एशिया के कुछ भागों में पाए गए। इस तरह से पत्थरों को गढ़कर उन्होंने नुकीला कारगर औजार बनाए, जिसको हम लोग विज्ञान और तकनीकी के विकास समझते हैं। धीरे धीरे पूर्व पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल, पशुपालन प्रारंभ कर दिए। हजारों लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ देखा गया कि मानव जीव जंतुओं की जानकारी रखने के साथ साथ पत्थर के औजार, हथियार और नुकीले चीजों का जो धारदार बनाने लगे, वही विज्ञान धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता, उनके तकनीकी को लेकर आगे बढ़ते चले गए, जिसमें हम विज्ञान और तकनीकी कहते हैं। यहाँ देखा जाए कि खेती करने के लिए इन लोगों ने उस जमाने में नुकीले हसुआ, जिसको हसिया हम लोग लिखते हैं इतिहास में, कुदाल तो आप लोग समझते ही होंगे, कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग होने लगा और मृदा और पत्थरों के भाण माने बर्तन को लोगों ने रखा और इस तरह से उस समय के मानव ईंटों, पत्थरों, लकड़ी, घास फूसों इत्यादि का प्रयोग घर बनाने के लिए करने लगे। उन्नत उपयोगी जंगली पेड़ों को काटना, झाड़ियां और काटने के लिए कुल्हाड़ी वसूला का जो प्रयोग किए, उससे विज्ञान और तकनीकी का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ। आगे चल करके यही चाकू बनाने लगे और चाकू बनाकर फसल को किस तरह से काटना और उससे फसल को निकालना, पीसना, मुसल और चक्की, मुसल कहते हैं कोई भी अनाज को निकालने के लिए कूटने के रूप में है, और चक्की में पीसने के लिए जो आज भी है देखते हैं मशीन, ये मिलों में जैसे धान, गेहूं जो भी आज निकल रहे आपके सामने है, ये सब उस समय के मानव ने शुरू किया। धातु के उपयोग में सबसे पहले तांबे का मानव ने प्रयोग करना शुरू किया, जो विज्ञान की ओर दर्शाता है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता काल तक आते आते विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लंबी विकास की यात्रा चल पड़ी। मानव अपने शैशवावस्था में पाषाण काल में
सब लोग सुन रहे हैं बाबू? शाइस्ता, कौन लोग हैं? सब लोग सुन रहे जी हैं? सर। सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ, विज्ञान और तकनीकी का विकास पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट इंडिया है। अभी हम हाँ सिंधु घाटी सभ्यता तक आ गए हैं। सब काल को देखना है हम लोग को कि कैसे कैसे मानव ने विज्ञान और तकनीकी का विकास किया है। तो यहाँ हम लोग विज्ञान और तकनीकी का सिंधु घाटी सभ्यता में आ गए कि मानव सभ्यता के क्रम में जब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे हमारे भारत के मानव ने पहली बार जो सभ्यता कायम की है, जिसको हम सैंधव सभ्यता कहते हैं, आज इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहना शुरू किया है। उस काल के मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुके थे। खाद्य सामग्री चुनकर खाने वाले मनुष्य, इसमें अग्नि, कृषि, संचार हेतु पहिए का आविष्कार, जिसको हम चाक, पहले इन लोगों ने चाक तैयार किया और चाक को खड़ा कर देने से पहिया बन गया। तो इन लोगों ने भी एक तरह से वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रगति करने लगे। और ये कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, धौलवीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनके जो इलाके थे वो इलाके धीरे धीरे अपने विज्ञान के क्षेत्रों में बढ़ने का इलाका उनका हुआ। जैसे जैसे उनको ज्ञान बढ़ता गया, प्रारंभिक मानव को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, देखेंगे हम लोग कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो खुदाई से प्राप्त हुआ है उसमें नगर बनाने लगे। और इन नगरों की खुदाई से सड़कें, नालियां, जो उनके मकान, स्नानागार जिसको हम बाथरूम कहते हैं, और अनेक तरह के बर्तन सामग्री, या कहेंगे कि किचन में जो हम लोग पानी रखने का जो टब रखते हैं उस समय मिट्टी के उन लोगों ने बनाया। एक तरह से विज्ञान के प्रगति के रूप में उनकी नालियां भी हम दर्शा सकते हैं, सड़कें बनाने की कला को दर्शा सकते हैं, उनके स्नानागार बनाने की कला को दर्शा सकते हैं। और धीरे धीरे पता कैसे चला, तो रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार हुआ। ये 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक ये हमें साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों ने, व्हीलर साहब ने वर्णन किया, उस समय के मानव काफी अपने अपने क्षेत्रों में, उत्पादन के क्षेत्रों में लग करके विकास कर रहे थे, उत्पादन में अनेक सामग्रियों का उत्पादन कर रहे थे। ये मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के इतिहासकारों के विचार काफी मतभिन्नता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र कहे गए, कुछ इतिहासकारों ने जो कहा कि 6000 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता कायम थी, जैसे कि प्रोफेसर एच हेरास ने कहा है। सर जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक अपने देश में ये पहली सभ्यता कायम हुई, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उस काल में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, धौलवीरा, ये सब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में है। और उस समय में गुजरात में भी धौलवीरा है, काठियावाड़ है। इन सभी बलूचिस्तान के इलाके में इनके सारे साक्ष्य खुदाई से प्राप्त हुए। नगरीय सभ्यता कही गई है, तो नगरीय सभ्यता में भी मानव ने पक्की ईंटों के बने मकानों को जब शुरू किया, नालियां बनाना शुरू किया, वर्गाकार कमरे बनाना शुरू किए, सड़कें बनाना शुरू किए, स्नानागार जिसको हम लोग बाथरूम कहते हैं, किचन, रसोई घर कहते हैं, अन्न के भंडार, अन्नागार, ये सब जो बना रहे थे, उससे विज्ञान के संबंध में, विज्ञान को दर्शाता एक तरह से कहेंगे। और ये समय के समाज हर तरह से विज्ञान की ओर, ईंटों से बने मकान का, सार्वजनिक स्थल का, और नालियों, गंदे कचड़े पानी निकालने के लिए जो नालियां बनी होती थी, इन और मृदु भाण, चाक, ये जो है ये सारे के सारे विज्ञान की ओर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उस जमाने के लोग पशुओं के हड्डियों से जो सामग्री बनाते गए, धातु बनाते गए, जैसे ठोस पहिया बनाने लगे वाहन के लिए, गाड़ियों के लिए, वही गाड़ी बैलगाड़ी और आगे चलकर आज अनेक गाड़ियां देख रहे हैं। बंदरगाह, जलयान बनाने लगे, जल में चलने के लिए जो उनके नाव बनने लगे, धीरे धीरे वही आज स्टीमर और विज्ञान की प्रगति का बढ़ता हुआ रूप है। तो ये मानव उस समय के
मनीषियों ज्ञान मुनियों ज्ञान के भंडार जिनको कह सकते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे जिन लोगों ने अपने मौखिक रूप से इन चीजों को बोलकर और विकास कर रहे थे। ये विकास में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य को भी ले सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य में इन लोगों ने तांबा, कांसा, टीन, सोना, चांदी, शीशा, ये धीरे धीरे विकास होता गया। नगर जब आया और नगर के विकास के फलस्वरूप ये कृषि के क्षेत्रों में इनका धीरे धीरे विकास संभव हुआ। कहा जाए कि जिस तरह से सभ्यता के खुदाई से मिले हुए साक्ष्यों के हलों के द्वारा बैल के द्वारा जो हल का प्रयोग होता था कृषि के करने के लिए, मिट्टी को खुदाई के लिए, और उनके जो प्रस्तर थे हसुआ, कपास की खेती जो करते थे उसको भी उन लोगों ने फसल, सब्जी, खजूर का जो उत्पादन करने के लिए जो औजारों का प्रयोग करते थे उसे विज्ञान के रूप में दर्शाया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता काल में। वैदिक सभ्यता काल के कहा था कि आर्य लोगों ने जिस सभ्यता को स्थापित किया उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से इतिहास में पुकारते हैं, क्योंकि उस जमाने में वेदों की रचना हो रही थी, और वेदों की रचना जब हुई तो वेदों की रचना काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का धीरे धीरे और भी विकास होता चला गया। 600 ईस्वी तक आते आते सारे संसार में ज्ञान विज्ञान के समस्त अंगों उपांगों का विकास हुआ। यूनान, जिसको हम लोग ग्रीक कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र, अरब, ईरान, मध्य एशिया के देश, ये सभी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था, और इसलिए वैदिक यज्ञ जो हो रहे थे उससे भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को काफी बल मिला है। वैदिक सभ्यता जिसे हम आर्यों की सभ्यता कह रहे हैं, इस संबंध में तिलक ने आर्कटिक प्रदेशों को मूल निवासी माना। आर्यों को भी लोग कहाँ से आए थे? कुछ लोग भारत के पंजाब के क्षेत्र से थे, कुछ लोग कहते हैं ये मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। जो भी हो, इस मानव ने घोड़े, गायों के पालक यानी गायों को पालते थे, घोड़े को पालने लगे। धीरे धीरे इस नदी घाटी में आगे चल करके वैदिक काल में इनका विज्ञान और प्रगति आगे की ओर बढ़ता चला गया। जिस तरह से धूसर मृदु भांड एक पात्र है, एक बर्तन के रूप में है, जिसे इन लोगों ने सामग्री रखने के लिए प्रयोग किया है। चाहे पानी रखे या अनाज रखे, उस तरह से रखते थे गांव में। वैदिक काल के गांव अब धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे, और गांव में कृषि के स्थान धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया, और कृषि जब करने लगे तो नुकीले चीजों का इन लोगों ने प्रयोग किया। वैदिक काल के प्रौद्योगिकी में प्राचीनतम वेद, हम लोग वैदिक काल की जानकारी कैसे करते हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। इन वेदों से खासकर जान ले हम लोग, वेदों में ऋग्वैदिक काल के आर्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में दर्शाता है, और इसमें ये यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये उत्तर वैदिक काल के आर्यों के सारे स्थितियों का जो विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसे दर्शाते हैं। यानी इस तरह से कहा जाए, इन लोगों ने हल चलाकर अनाज बोया, पकने पर उसे काट करके उसे गठरों में बांध कर खलिहान में, अपने खेतों के खलिहान में लाया, उसे अनाज निकाला, भूसे को हवा से अलग किया। ये सब कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जौ या जो भी अनाज, धान, गेहूं जो भी हुआ है, इन सभी को अपने इन्हीं औजारों के बल पर इन लोगों ने, विज्ञान की तरक्की में हम लोग लिखेंगे, इन्हीं औजारों के बल पर अनाजों का इन लोगों ने अलग अलग रखना शुरू किया, और धीरे धीरे अनाजों की माप को उस समय उर्ध्वर कहा जाता था। मापन के बर्तन होते थे, और मुख्य रूप से वे लोग इसी से अपने कोई भी सामग्री को मापते थे। आज की तरह तराजू और बटखरे उस समय नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में बटखरे के कहा जाता है खुदाई से बटखरे मिले हैं, लेकिन उस जमाने में बटखरे उतना नहीं होगा, फिर भी इन लोगों ने मापने की प्रणाली को रखा है। कुएं बनाना, कुएं भी एक विज्ञान को दर्शाता है। अरहट, द्रोण, चरही, उसमें द्रोण को चरही कहा गया है। और कृत्रिम का सिंचाई के लिए जल स्रोत, सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करना, नदी के क्षेत्र से सिंचाई के लिए नहर बना देना, ये उस जमाने के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों का ज्ञान विज्ञान
प्रगति की ओर है। विज्ञान की प्रगति के संबंध में जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया, सभ्यता काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी से पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी से पूर्व का काल महाजन पद और गणराज्यों का काल है। 16 महाजन पद और 10 गणराज्य उस समय कायम थे। 10 गणराज्य और 16 महाजन पदों के जब विकास हुआ और गांव अस्तित्व में आने लगा, तो धीरे धीरे वैदिक काल के बाद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब आए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में भी इस समय के मानव ने काफी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास किया। भारत की जिस दूसरी विशाल शाखा नगरीय सभ्यता कहा गया और सम्राट उसकी राजधानी का केंद्र बनाने लगे, जैसे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, सप्तांगों में सम्राट सर्वोच्च स्थान, यानी एक सप्तांग थ्योरी दिया था जिसमें 7 अंग होंगे, तो 7 पार्ट होंगे, अंग को पार्ट कहते हैं, और 7वां में सम्राट सबसे ऑल इन ऑल सर्वोच्च ही सर्वोच्च था, सबसे ऊंचा स्थान था। 6 अंग महामात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, इन सारे में कहा जाए कि जो सम्राट का स्थान था वो सर्वोपरि था। उनकी राजधानी जो अनेक विकसित हुई थी, इन राजधानियों में जो विकसित हुई, शिक्षा, शिल्प, व्यापार के केंद्र थे, और नागरम में मुख्य कहा गया। नगर प्रशासन में हम लोग देखेंगे आवागमन के साधनों का विकास इन लोगों ने किया, मैंने सड़क बनाने का, चाहे कच्ची सड़क हो और धीरे धीरे ईंटों से, कंक्रीटों से बनी हुई सड़कें हों, ये सड़क 2 तरह के होने लगे, पक्की और कच्ची, और सड़कों का निर्माण करने लगे। सड़क के निर्माण करने का, व्यापार करने का जो कला था, शिक्षा और शिल्प और व्यापारिक जो केंद्र बनने लगे, इससे भी विज्ञान को बल मिला, और विज्ञान की ओर दर्शाता है कि उस समय के लोग केंद्रीय नगर की स्थापना करने लगे। आगे चल नालंदा अपने भारत ही नहीं विश्व में एक विश्वविद्यालय, लोकप्रिय विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। इस तरह से विश्वविद्यालय नालंदा की का उदाहरण ले सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, और नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक तरह के शिक्षा दीक्षा दिए जाने लगे, और धीरे धीरे सम्राट अशोक जब आए, तो सम्राट अशोक ने एक खरोष्टी लिपि के चट्टानों तरासे पत्थरों पर, तरासे हुए पत्थरों को रगड़ रगड़ कर चिकना बनाना, खुदवाना, स्तंभों और गुफाओं को, स्मारकों को, गुफाओं को, ये सब बनवाने का जो उदाहरण है वो विज्ञान का ही उदाहरण है। अभिलेख खुदा खुदा कर पत्थरों पर लिखे गए, गुफाओं पर लिखे गए, वो बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका में हमारा कैसा संबंध था, व्यापारिक संबंध, उसको दर्शाता है। धीरे धीरे जब हस्तकरघे आ गए, हस्तकरघा भी एक विज्ञान का रूप है, इसके द्वारा अनेक तरह के कपड़े बनाने जाने लगे, सूती कपड़े, श्वेत और चिकना वस्त्र। धीरे धीरे चर्म उद्योग, चमड़े के सामग्री बनाए गए, बढ़ई लोग अनेक लकड़ी के कारोबार करने लगे, कुम्भकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कास्टरनी बढ़ई लकड़ी के जो तैयार कर रहे थे, पत्थरों को गढ़ना, ये सारे के सारे विज्ञान की और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के विकास की ओर बढ़ने लगे। इस तरह आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जब मौर्य वंश से पहले नगरीय सभ्यता के रूप में हम लोग आए, तो उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा, टीना, पत्थर, पीतल, कांसा, ये सारे चीजों के वे अनेक तरह के उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ये सब बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे विकास की ओर है। हेलो हेलो हेलो, कोई बोल नहीं रहा है। शाइस्ता, हेलो, हेलो, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। हेलो हेलो, कोई बोल नहीं रहे भाई। शाइस्ता,
आवाज आ रही है आप लोगों को? हम लोग हेलो, अविनाश जी, अमन, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब हम लोग चले हैं मौर्य वंश के बाद आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के तकनीकी विकास जो हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान का। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने मौर्य वंश की नींव डाली और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से ही धीरे धीरे देखा गया कि चर्म उद्योग बढ़ई गिरी, सोना चांदी, स्वर्णकार, चर्मकार, ये सारे के सारे लोग हथियार और बर्तन सामग्री ये सब तैयार करने लगे। जब गुप्तों का काल आया, हम लोग को एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न तक पढ़ना है। वो भी ज्ञान विज्ञान और तकनीक आज की तरह नहीं है, कंपनी इंडस्ट्री था। उस समय मानव ने अपने हाथों से जिन चीजों का निर्माण किया, जिन धातुओं, पत्थर से लेकर के जो धातु, तांबा, चांदी, सोना, जो भी मिला, लोहा, टीना, उस सब से धीरे धीरे जो बनाने लगे सामग्री, उसी को हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दर्शाते हैं। इस तरह से जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश में विरोधाभास से कंट्रोवर्सी है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव डाली, और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुछ लोग कहते हैं रामगुप्त ने। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का ऐतिहासिक विवरण है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव डाली। उसके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त, जिनको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त आए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, जिनके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सभी आए और आने के बाद समय में व्यापार का और वाणिज्य का केंद्र स्थापित हुआ। व्यापार और वाणिज्य का विकास होने लगा, देश के आंतरिक व्यापार बढ़ने लगे और विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगे। भारत के व्यापारिक संबंध उस जमाने में ईरान, सीरिया, रोम, मिस्र, चीन, कंबोडिया, सुमात्रा, ये सभी आने लगे। और इस तरह से उस समय इन लोगों ने उन्हीं चीजों से, जो मसाले, चंदन, कस्तूरी, सुगंधित वस्तुएं, कपास, ऊन, पशु चर्म, पशुओं के चमड़े के सामग्री बनाने लगे, रेशम, वस्त्र, दुग्ध उत्पादन, दलहन, तेलहन, हाथी दांत, मूंगा, सब ये सब चीजों का जो निर्माण करके, और धीरे धीरे सिक्के बनने लगे स्वर्ण का। जब सोने के सिक्के, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के भी उन लोगों ने आभूषण बना रखा था। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास करता गया, और विकास के फलस्वरूप अब सोने के सिक्के, जिसको बाद में फाहियान ने कौड़ियों का प्रयोग बताया है, कौड़ियों का प्रयोग क्रय विक्रय में होता था, कौड़ी होता था उस समय। आज कौड़ी तो देखने को नहीं मिल रहा है। संपूर्ण काल में, उस जमाने में गुप्त काल तक हम लोग आए। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, राजगीर, छत्र, श्रावस्ती, राजगढ़, भीटा, चिरांद, वैशाली, लालकोट, बनवासी, त्रिपुरी कहा गया, कांचीपुरम, बालकुर, ये सब इलाके हो गए। काशी, अवंती, कौशाम्बी, अंग, चंपा, लिच्छवी, जो महाभारत और रामायण के समय में हम लोग का दृश्य दिखाई देता है, उस समय ये हम लोग देखते हैं कि नगरों का विकास होने लगा, और नगरों के, राज्यों का विकास होने, गणराज्यों का विकास होने के साथ साथ, अब गुप्तों के शासन काल में तो हुआ, इसके साथ साथ मौर्य काल के बाद हर्षवर्धन काल में देखा गया कि उस समय वर्धन वंश में भी प्राचीन काल के भौतिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति हुई। ये प्राचीन काल का खासकर वर्धन वंश तक, हर्षवर्धन वंश तक देखा गया कि धीरे धीरे ये प्रौद्योगिकी उन्नति की ओर चले गए, और प्रौद्योगिकी उन्नति धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 50 टन वजनी और लगभग 30 फीट से अधिक ऊंचाई के पाषाण स्तंभों का
50 फीट ऊंचा पत्थर के स्तंभ बनाए जाने लगे, वो भी एक विज्ञान का उदाहरण है। 500-600 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थापित होने लगे, अभियांत्रिकी के कौशल को दर्शाता है। जो हम लोग कला, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, दीक्षा के साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दर्शाएंगे, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्तंभ बनाना, अभिलेख है लिखवाना, लकड़ी के चबूतरे बनाना, लकड़ी होते हैं उसके चबूतरे बना देना, बेंच डेस्क, सब का जो निर्माण धीरे धीरे होने लगा, इसको भी इतिहासकारों ने विज्ञान में रखा है, कला, स्थापत्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रखा है। गुप्तों के बाद तक, हर्षवर्धन वंश तक कला शिल्प में प्रौद्योगिकी का चहुमुखी कहते हैं सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों में विकास होना, विशेष रूप से चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला। भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, भगवान बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं, और उसी तरह उसमें विभिन्न प्रकार के निर्माण जो होने लगे व्यापारिक क्षेत्रों में, कलाकारी के क्षेत्रों में, कलाकारी चाहे चित्रकला हो, रंगाई कला हो, मूर्ति कला हो, मकान बनाने का स्थापत्य कला हो, कला के और स्थापत्य कला के क्षेत्रों को देखकर हमें लगता है कि अब हम लोगों को इस तरह से विज्ञान और कला के क्षेत्र में त्रिकोणमिति, बीजगणित, ये सब के क्षेत्रों में जो विकास हुआ, जिसको हम विज्ञान त्रिकोणमिति कहते हैं, इन चीजों का भी, अंकगणित का भी, बीजगणित का प्रयोग होने लगा। वर्गमूल, त्रिकोण, परिधि के क्षेत्रफल, ये सब बीजगणित के जो हम लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में, आर्यभट्ट ने गणितज्ञ के रूप में बहुत सी ऐसी चीजें को सामने रखा, मूल्य 4 दशमलव अंकों तक प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए आर्यभट्टीय बीजगणित का आज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। त्रिकोणमिति का भी विकास हुआ, ज्यामिति का विकास हुआ, सूर्य के सिद्धांत को भी लोगों ने रखा, आर्किमिडीज के सिद्धांत, बराहमिहिर, ज्योतिष और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में, ये सारे विज्ञान की ओर जाता है, संकेत जाता है। शिरोमणि, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सब चीजों का विकास जो हुआ, इससे मानव को पदार्थ, भौतिक, रसायन के क्षेत्रों में विकास होता चला गया। इस तरह से विश्वव्यापी ज्ञान विज्ञान के प्रौद्योगिकी विकास की ओर हम लोग देखते हैं। 12वीं 13वीं सदी तक, जिस समय सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, याद कर लीजिए 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ 998 से 1030 तक 17 बार, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ 1175 से 1206 तक 10 बार। ये सब आक्रमण का जो काल था, उस समय भी विज्ञान और अरबी, फारसी, जो भी उनके तरफ से जो ज्ञान आया, भारत के लोगों ने सीखा, भारत के लोगों से गणित, ज्योतिष, ये सब चीजों ने उन लोगों ने सीखा। 13वीं 14वीं सदी तक दिल्ली के कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया, लौह स्तंभ का जो प्रमाण दिया गया, वो भी विज्ञान की ओर दर्शाता है। खनिज संसाधनों से भरे विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा। वैदिक कालीन कहा जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जनक कौन थे, कभी पूछा जाए तो जनक में यज्ञ, वेद मंत्र, वैदिक ऋषि, ये सभी आते हैं जिन्होंने विज्ञान की ओर दर्शाया है। सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली धातु, याद रखेंगे, जनरल नॉलेज के लिए भी चीज है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु को प्रयुक्त किया है, तो ये है, आप लोग याद रखेंगे, कांस्य धातु पहले आया, और धीरे धीरे इन लोगों ने विकास करना शुरू किया। चिकित्सा, अब हम लोग चिकित्सा की ओर चलेंगे। अभी तक हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, अब हम चल रहे हैं मेडिकल साइंस की ओर, चिकित्सा विज्ञान की ओर। मेडिकल साइंस, चिकित्सा की ओर भी मानव ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत ही एक ऐसा हमारा भारत का भूखंड है जहां प्राचीन काल से चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास होते गया। चिकित्सकीय यानी प्रमाणों से अध्ययन होता है कि रोगी का उपचार करना उस समय के पुरोहितों का कर्तव्य माना जाता था, और रोगों को मनुष्य द्वारा किए गए पापों के लिए भगवान की सजा और प्रेतों का प्रकोप माना जाता था। ऐसा लोगों की विचारधारा थी। यदि कोई रोगी हुआ है तो कोई ना कोई पाप किया, ऐसा लोग सोचते थे कि भगवान उन्हें सजा दिए, या तो भूत प्रेत में विश्वास करते थे, प्रेत उन्हें पकड़ लिया है।
अब का भारत, अब का विज्ञान ऐसा नहीं मानेगा। पहले के लोग ऐसा कहते थे। प्राचीन ग्रंथों में रोगों के उद्गम, औषधियों का वर्णन है। यानी आयुर्वेदिक जो आज हम लोग देखते हैं, जो रामदेव बाबा अभी आज के युग में करा रहे हैं, बता रहे हैं, दवाइयां तैयार कर रहे हैं या योगा सिखा रहे हैं, ये सब उस जमाने में भी, इस समय के मानव में ये धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और विकास की ओर थे। इस तरह विकास की ओर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन नगरों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुभव मानव ने प्राप्त किया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सीय जो उनका सिंधु घाटी सभ्यता लेकर के रोगों के बचाव के लिए नालियों को ढक देना, रोगों के लिए लताओं, फूल, अनेक तरह के वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना, योगी के मोहरे, धातु, मातृ देवी की मूर्तियां, ये जो प्रमाण मिले हैं वो ईश्वरीय शक्ति के रूप में भूत प्रेत चुड़ैल द्वारा किए जाने वाले एक दंड समझा जाता था। उस समय के जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कोई बीमार हो जाता था तो समझते थे कि भूत प्रेत पकड़ लिया है। ये सब आज के युग में विकास करता हुआ हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस जमाने में लोग विश्वास करते थे। यानी वैदिक सभ्यता जब आया तो वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद, यथर्वेद, सामवेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा इत्यादि का प्रमाण मिला है। इन सारे देवी देवताओं के द्वारा भी ऐसा कहा गया कि रोगियों के रोग पर काबू पाने के लिए सर्जिकल प्रक्रियाओं का, औषधियों को, जो ड्रग्स, अनेक तरह के औषधि बनाए जाने लगे जड़ी बूटियों से, आज भी आयुर्वेद में है, उस जमाने में शुरू हुआ। और कहा गया है कि चिकित्सा और सर्जरी का शल्य तंत्र औषधि मेडिसिन के द्वारा होता था। चरक संप्रदाय और शल्य चिकित्सा का सुश्रित चरक संप्रदाय के लोग थे, विद्वान चरक थे। खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का नाम इतिहास ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में विख्यात है। चरक के अनुसार सर्वप्रथम अश्विन ने इंद्र को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी थी। ये देवी देवताओं की ओर संकेत देता है कि इंद्र को, भगवान इंद्र जो हिंदुओं के इंद्र भगवान कहे जाते हैं, वो चिकित्सा विज्ञान की ओर शिक्षा लिए थे, जिसे स्वर्ग का देवता कहा गया। इंद्र से भारद्वाज, भारद्वाज से आतिथ्य, सभी संतों ने चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा ली है। चिकित्सा विज्ञान प्राचीन काल से चले आ रहा है, आयुर्वेद की ओर संकेत दे रहा है और इस तरह से वैदिक काल के बाद चिकित्सा धीरे धीरे गति की ओर आगे बढ़ता चला गया। चीरफाड़, पशुवध, अहिंसा तत्व से पशुबंध, ये सब पर प्रतिबंध लगने लगा। जीवक ने मस्तिष्क, खोपड़ी के हड्डियों और सर्जरी की सफलतापूर्वक प्राप्त की। जैसे कार्बन 14 विधि का प्रयोग जब किया गया वैज्ञानिक मेथड से, कि ये विज्ञान कब कहता है कि कब का मानव किस काल का है, कितने समय पहले का ये उनके खोपड़ी है या हड्डियां हैं, ये प्रमाणित करने के लिए कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि का आ गया था। उससे इन लोगों ने देखा और इस तरह से वाण भट्ट ने चरक सुश्रित के पाठ्य सामग्रियों को लेकर के और लोगों के सामने रखा, आयुर्वेद का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। धीरे धीरे तक्षशिला, नालंदा, ये सब विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालयों में चिकित्सा की पढ़ाई होने लगी। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग जब आया था तो उसने देखा था कि भारत में चिकित्सा का ज्ञान दिया जा रहा है, भारतीय चिकित्सा का संस्थागत स्वरूप विकसित हुआ है। भारत की भूमि पर स्थापित तक्षशिला, नालंदा, ये सारे विश्वविद्यालय जो स्थापित थे जिसमें चिकित्सा का शिक्षा दी जा रही थी। चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा तंत्र का वैश्विक प्रसार होने लगा। सम्राट अशोक के समय में बुद्ध शिक्षाओं का एशिया के अनेक देशों में प्रसार हुआ, तो उसी तरह चिकित्सा शास्त्र पर पुस्तकें लिखी गई और चिकित्सा शास्त्र में काफी वर्णन किया जाने लगा। देखते देखते चिकित्सा आयुर्वेद की तरह आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनाए गए बौद्ध विहार में। बौद्ध विहार माने गौतम बुद्ध के बाद जो बौद्ध विहार बनाए गए, गौतम बुद्ध की अस्थियों पर जो विहार और मठ बना, वे सारे के सारे
शिक्षा के केंद्र में आयुर्वेदिक के रूप में भी शिक्षा दिए जाने लगे। आयुर्वेद चिकित्सा सीखा गया और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। आज भी आयुर्वेद के द्वारा बनी हुई दवाइयों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज भी हम लोग देख रहे हैं इस तरह से उस जमाने में आयुर्वेद एक चिकित्सा का जो हथियार था वो आयुर्वेद की तरह धीरे धीरे आयुर्वेद पर बने अनेक तरह के खास करके दवाइयां आज हम लोग देख रहे हैं वो प्राचीन काल के समय से ही शुरू है और आज तक है। इस तरह से ये हम लोग पढ़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ साथ औषधि के बारे में सब हम लोग पढ़े, जो वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर या प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिकल एज से लेकर प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर प्राग ऐतिहासिक काल में 3 काल, पूर्व पाषाण काल, पालीलोथिक एज, मध्य पाषाण काल, मिडिल पालीलोथिक एज और नवीन पाषाण काल, नियोलिथिक एज के बाद हम लोग पढ़ते इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कह लें। फिर वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन में भी 2 पार्ट, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी से पूर्व का काल, गणराज्यों का काल, महाजनपदों का काल। फिर गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध का बौद्ध काल, महावीर का जैन काल, ये सब बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलता है। और फिर महाजनपद आ गए, राइज ऑफ मगध में हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार। ये सारे के सारे लोगों के समय में अच्छा विकास होने लगा और विकास करते करते हम लोग आज आधुनिक काल तक जो भी हम विकास देख रहे हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में, इसका आधार तो प्राचीन काल ही है। प्राचीन काल से ही हम लोग ये आधार बना करके और आज धीरे धीरे हम विकास की ओर हैं, विकास करते जा रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में याद रखना है कि जब एंशियंट पीरियड काल, प्राचीन काल से पूछे तो हम लोग को याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर प्री हिस्टोरिकल एज से लेकर पालीलोथिक एज को लेकर फिर हम लोग आगे बढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हम लोग पढ़े वैदिक सिविलाइजेशन, फिर 6th सेंचुरी बीसी का काल आया, गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर आए, मौर्य डायनेस्टी के समय में आया, गणराज्य हुआ, गणतंत्र जिसको गणतंत्र और महाजनपद के समय में विकास हुआ विज्ञान, तकनीकी और औषधि का। और धीरे धीरे गुप्त काल आया, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार सम्राट अशोक, और उसके बाद गुप्त काल, धीरे धीरे बीच में पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया, उसमें भी विज्ञान प्रौद्योगिकी चलते रहा। कनिष्क कुषाण वंश का शासक आया, उस समय भी विज्ञान प्रौद्योगिकी की ओर आगे बढ़ते गए। और जब गुप्त काल आया तो गुप्तो काल में 5 शासकों का शासन काल रहा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये गुप्त काल के बाद भी हम लोग कुछ गैप हुआ, कुछ काल अंतर हुआ। फिर वर्धन वंश आया, हर्षवर्धन लोकप्रिय शासक था, उसके समय विज्ञान तकनीकी का विकास हुआ। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंध पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया भारत पर, तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश के से लेके खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और फिर मुगल वंश बाबर आ गए। बाबर के समय में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल काल में भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे और ऊपर बढ़ता गया, विकसित होता गया। और आज आधुनिक काल जो हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजों का शासन काल आया, तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना की, और इस 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसी समय धीरे धीरे हमारे भारत के अनेक क्षेत्रों को गुलाम बना करके इन लोगों ने विज्ञान और तकनीकी का जो भारत में विकास था उससे सीखा और अपने यहाँ का ज्ञान विज्ञान को भी यहाँ लाया। देखते देखते विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ते गए। तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आज तो नए नए विज्ञान डेवलप किए हैं। आज हम लोग मोबाइल, लैपटॉप या दूरसंचार के अनेक साधन, जो भी हम टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं, नए नए विकास हो रहे हैं, ये विज्ञान और तकनीकी का विकास का ही फल है।
धीरे धीरे आज परिवर्तन होता जा रहा है और ये परिवर्तन ही युग की पुकार है। समय समय पर परिवर्तन होना आवश्यक है और परिवर्तन ही मानव का मेन उद्देश्य है, कर्तव्य है। इस तरह से आज हम लोग विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औषधि और चिकित्सा जिसको कहते हैं, चाहे चिकित्सा वो मेडिसिन के द्वारा हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा हो या चीर फाड़ करके शल्य चिकित्सा हुआ हो, ये सभी हम लोग विकास की ओर हैं और विज्ञान तकनीकी का, शिक्षा का विकास है। तो आज अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, ये आप लोगों को बताए, शायद साफ साफ सुनाई दिया या नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ठीक है, आज हम यहाँ तक आए हैं। अगले दिन यानी कल हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। लैपटॉप नहीं है, मोबाइल के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, व्हाट्सएप के थ्रू। इसलिए कभी भी जब आप लोग कॉलेज में आएंगे तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज हमारा हो गया। हेलो।